दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जिसका नाम है वायु और वायुमंडल। अब आप सोच रहे होंगे ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है या विश्व भूगोल जिसे आप कहते हैं उसका टॉपिक है, फिर हम इसे केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं? दोस्तों कारण ये है, ये जो वायु होता है ये गैसों का मिश्रण ही तो है। वायु क्या है? ये गैसों का मिश्रण है और वायुमंडल के अलग अलग परतों में गैसों की अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। तो क्यों ना इसे केमिस्ट्री में भी एक बार पढ़ लिया जाए। ठीक है, देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं किसी चीज को तो बड़ा विधिवत पढ़ते हैं। ठीक है, और मैं कह रहा हूं चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट हो चाहे केमिस्ट्री का पार्ट हो, सवाल तो आता है ना यहाँ से। यदि सवाल आता है तो पढ़ना जरूरी है आप सभी को। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जहां से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो आप क्लास में बने रहिएगा, बहुत कुछ नया सीखने समझने को मिलेगा। एक बार मैं आपको दिखाई दूं, क्योंकि शुरुआत के सवाल जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर बड़ा आसान सवाल है, लेकिन अंतिम में आने तक में आपको ऐसे कठिन और भारी भरकम सवाल नजर आएंगे। निलंबित कणों का कौन सा रूप पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है और वायु में धुंधलापन पैदा कर देता है, वो कौन सा है? निलंबित कणों का कौन सा रूप पौधों की वृद्धि और विकास पर बुरा प्रभाव डालता है? आपको बताना इन सवालों का जवाब। देखिए, वाष्पों के संघनन द्वारा उत्पन्न ठोस के सूक्ष्म कणों से बनने वाले निलंबित कण क्या कहलाते हैं? ठीक है, अब आपको लग रहा होगा केमिस्ट्री जैसे सवाल आ रहे हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु में निलंबित सूक्ष्म जल कण क्या कहलाते हैं? अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर इस तरह के सवाल तो ये केमिस्ट्री वाले सवाल हैं, लेकिन जब शुरुआती सवाल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सर ये तो ज्योग्राफी वाले सवाल हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ना आरंभ करते हैं और समझना आरंभ करते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है ये हमारी 522 नंबर की क्लास है और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 15,660 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। कितने? 15,660 सवाल आज की क्लास में आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देंगे हमारे पेड कोर्सेज भी हैं। स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन, इसे आप डाउनलोड कीजिए। सारी क्लासेस इसी पे चलती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आके आप डेमो क्लास जरूर देखिए। ठीक है, डेमो देख लेंगे तो क्लास खुद ही आपको इतनी पसंद आ जाएगी कि उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। चलिए सवाल स्टार्ट किया जाए। पहला सवाल दे रहा है, बहुत आसान सवाल है कि वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य रंगहीन स्वादहीन गैस, ठीक है, जो अदृश्य भी है, जो रंगहीन गैस है, जो स्वादहीन गैस है, गंधहीन गैस है, लेकिन है गैसों का मिश्रण। है क्या दोस्तों? है गैसों का मिश्रण। आपको बताना है गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं गैसों के इन्हीं मिश्रण को तो हम वायु कहते हैं। ठीक है, गैसों का ये जो मिश्रण है इसी को हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। इंग्लिश में वायु को क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। ठीक है, वायु यानी एयर, ये गैसों का मिश्रण होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे इसके बारे में। आसान सवाल है। आगे देखिए, कर वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सबसे नजदीक है? ठीक है, तो याद रखेगा इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो परत है इसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये क्षोभ मंडल का ही इंग्लिश में नाम है। तो कभी कभी इंग्लिश वाला नाम भी दे देता है, कभी कभी हिंदी वाला नाम भी दे देता है। ठीक है, और सीधा सीधा क्या लिखा है? यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर पृथ्वी के नजदीक है तो कितना, ऐसे हाथ से पकड़ लेंगे क्या? नहीं, ये पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे नजदीक परत है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 किलोमीटर बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, कितने बाद दोस्तों? इसकी ऊंचाई यदि आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे? 10 से 12 किलोमीटर क्या है दोस्तों इसकी ऊंचाई होती है। अच्छा, यहां भी दोस्तों दो चीजें अलग अलग याद रखिएगा। जो ध्रुव है, ध्रुव की तरफ इसकी ऊंचाई कितनी है, और दूसरा सवाल जो विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर ऊंचाई कितनी है? तो ध्रुवों से दोस्तों ऊंचाई नजदीक हो जाती है। ठीक है, लेकिन विषुवत रेखा से ज्यादा होती है। तो ध्रुवों से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से जस्ट डबल हो जाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ध्रुवों से नजदीक होता है इसलिए यहां पर 8 किलोमीटर याद रखेंगे। विषुवत रेखा से जस्ट डबल हो जाएगा 16 किलोमीटर हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। कोई समस्या आपको यहां तक? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है सबसे अधिक वायुमंडलीय वायु, सबसे अधिक वायुमंडलीय वायु ये किस परत में पाई जाती है?
पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षोभ मंडल। कहां पाई जाती है, यह क्षोभ मंडल में पाई जाती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा वायुमंडलीय हवा, वायुमंडलीय हवा को क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए वायुमंडलीय हवा तो है ही है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पहले एक नाम दिया जाता था अच्छा सा, ठीक है, नहीं मुझे क्लिक कर रहा दिमाग में, अरे वो जेट वगैरह जब उड़ती हैं तो वायुमंडलीय हवा के संपर्क में आने पर वो दिग्भ्रमित हो जाती हैं, ठीक है, दिशाएं बदल जाती हैं, ठीक है। तो और एक चीज और याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर ही वह मंडल है जहां पर सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक सवाल अभी आगे आएगा, इस तरह का सवाल, घबराइए नहीं, ठीक है। आगे दे रहा है कि सभी मौसमी घटनाएं, ये जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे ये जो बादल वगैरह हैं, या मैं कह दूं ये जो वर्षा वगैरह होती है, या मैं कह दूं जो तड़ित झंझा वगैरह है यानी बिजली चमकना, ठीक है, या फिर जो वायुमंडलीय वायु जो बहती है, ठीक है, वायुमंडलीय वायु हवाएं जो चलती हैं, ठीक है, ये सब दोस्तों किस परत में संपन्न होती हैं, तो ये सब का संबंध दोस्तों किससे है, क्षोभ मंडल से। एक्चुअली में पहले इसका नाम क्षोभ मंडल नहीं था, पहले इसका नाम था विक्षोभ मंडल। यहां मौसमी घटनाएं घटती थी तो विक्षोभ यानी परिवर्तन बहुत कुछ होता था, बाद में विक्षोभ से क्षोभ मंडल बन गया, शॉर्टकट बन गया तो क्षोभ मंडल आ गया। इसे भी दोस्तों आप सभी याद रखेंगे, तूफान वगैरह सब यही आता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे करा वायु का घनत्व सबसे अधिक कहां पर होता है, ठीक है, सबसे अधिक वायु का घनत्व कहां पर होता है, तो ये पृथ्वी के संदर्भ में दोस्तों बात कर रहा है। तो याद रखेगा पृथ्वी के सतह के सबसे निकट, आपको ऑप्शन परीक्षा में ढूंढना पड़ेगा, पृथ्वी के सतह के सबसे निकट, ठीक है, सबसे निकट जो है दोस्तों सबसे ज्यादा सर्वाधिक घनत्व पाया जाएगा, ठीक है, क्या पाया जाएगा, सर्वाधिक घनत्व ये यहीं पाया जाएगा, ठीक है। एक चीज इसी के साथ और याद रखिएगा, या तो सर्वाधिक घनत्व में ये ऑप्शन मिलेगा, और या तो सर्वाधिक घनत्व में एक दूसरा ऑप्शन मिल सकता है समुद्र के नजदीक, ठीक है, समुद्र के नजदीक भी दोस्तों क्या होता है, घनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, बताइए घनत्व बढ़ेगा या घटेगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप ऊंचे की तरफ जा रहे हैं तो वायु का घनत्व बढ़ेगा कि कम होगा, देखिए जितना नीचे रहेंगे सरवा पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, सिर पे प्रेशर बहुत ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर घटता जाएगा, जितना एकदम निकल जाए पृथ्वी के बाहर तो प्रेशर एकदम खत्म हो जाएगा। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु का घनत्व कम होता जाता है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, ठीक है। ये कभी कभी कूट वाले सवाल बनाकर, कथन कारक बनाकर पूछ लेता है, ठीक है। तो लिखिएगा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु का घनत्व घटता जाता है, ठीक है, घनत्व घटता जाता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वायु का घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ये आप याद रखेंगे, डेंसिटी कम होती जाएगी। इसीलिए जब कोई पर्वतारोही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाता है तो अपने साथ सिलेंडर लेके जाता है, क्यों, वहां वायु का घनत्व कम हो जाएगा, ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, सांस ले नहीं पाएगा, वहीं उसका काम तमाम हो जाएगा। तो ऐसे में सिलेंडर उसे लेके जाना पड़ता है क्योंकि घनत्व कम हो जाता है। सवाल समझ में आ रहा है ना। चलिए आसान सवालों के साथ फायदा यह है कि थोड़ा स्पीड में हम लोग कवर करते हैं। करा किस परत की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर दोस्तों 8 किलोमीटर होती है। थोड़ी देर पहले तो आपको बताया था कि क्षोभ मंडल की खासियत है, ठीक है, ये जो क्षोभ मंडल है, ये जो क्षोभ परत है, इसमें विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है क्षोभ मंडल, ठीक है, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। करा वायुमंडल की किस परत की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, ये 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई दोस्तों किस परत की होती है, तो लिखिएगा समतापमंडल, ठीक है। अब यहां बदल जाएगा, अब आपका उत्तर हो जाएगा समतापमंडल। समतापमंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं दोस्तों समतापमंडल। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ट्रोपोस्फियर ये 10 से 12 हमने कहा था, बट ध्रुवों पे, क्योंकि ध्रुव और विषुवत रेखा दोनों पे दूरी बदल जाती, लगभग आधे का अंतर हो जाता, तो 8 दूना के 16, इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है।
आगे देखिए, कर वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान चालकों के लिए आदर्श होती? क्यों आदर्श होती है? आदर्श इसलिए होती क्योंकि यहां कोई भी मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहां मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं, ठीक है, नहीं घटती हैं। इस वजह से दोस्तों ये हवाई जहाज चालकों के लिए बड़ा आदर्श स्थान होता है। ये जितनी भी जहाजें जाती हैं ना, ये विक्षोभ मंडल में नहीं उड़ती हैं। अगर आप कभी जहाजों में बैठ के सफर किए होंगे तो आप देखते होंगे जहाजें इतना तेजी से और रफ्तार से ऊपर जाती हैं कि बादल के ऊपर चली जाती हैं। बादल नीचे होता है, जहाज ऊपर उड़ते हैं, उस समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां पर जो हवाई जहाज होते हैं ये समताप मंडल में दोस्तों उड़ती हैं, ठीक है। ये जितने भी हवाई जहाज हो गया, जेट वगैरह हो गया, ठीक है, हवाई जहाज वगैरह, जेट वगैरह, ये सब दोस्तों कहां उड़ते हैं? ये सभी समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है, नीचे नहीं देखते हैं, सब उसके ऊपर रहते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे। करा वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत, ठीक है, किस परत में ओजोन की परत ओजोनोस्फीयर स्थित है, ठीक है। ओजोन की एक परत ही पाई जाती है दोस्तों। ये ओजोन की परत जो है ये समताप मंडल में स्थित है, ठीक है। ओजोन की परत जो है समताप मंडल में ही पाई जाती है, याद रखेंगे। और ओजोन की परत करती क्या है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है। जो यूवी रेज होता है उसको ये रोकने का काम करती है। इसे दोस्तों आप याद रखेंगे। समझ में आ गया यहां तक ना? चलिए और आगे चलते हैं अगले सवाल पर। करा कौन सी परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का अवशोषण करती है? तो अवशोषण करने का काम करती है ओजोन परत। अगर ये ओजोन परत नहीं होती, ठीक है, अगर ये ओजोन परत नहीं होता तो जानिए ये सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो धरती तक पहुंचती और इंसानों को त्वचा कैंसर होने से कोई नहीं बचा सकता था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल और याद रखेगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे, हर साल 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लगे हाथ याद रखिएगा, ठीक है। जब पढ़ने आए हैं तो आगे पीछे सब पढ़िए ना। करे सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोककर रखने के कारण किस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता है? आपने सुना कि अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक देती है। अब जब सूर्य के प्रकाश को अगर रोक दोगे तो उस पर्टिकुलर स्थान पे टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा। आप बताओ, ठीक है। इसीलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ समताप मंडल में, लिखेगा समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य के प्रकाश को रोक लेती है, अतः तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, अतः तापमान बढ़ जाता है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे आप ऊंची स्थानों पे जाएंगे तापमान घटता है। बच्चा इस चीज को रट के बैठा है। कैसे? आप पहाड़ों पर जाइए, नीचे की तरफ गर्मी, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे आपको ठंडा महसूस होगा, और ऊपर चलते चले जाएंगे, जो बड़े बड़े शिखर हैं वो हिमाच्छादित होते हैं। हिमधन आच्छादित, हिम का मतलब बर्फ, आच्छादित मतलब ढके हुए, वो बर्फ से ढके हुए रहते हैं। हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी है। इससे क्या ज्ञात होता है? जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ेंगे वैसे वैसे दोस्तों तापमान घटता जाता है। लेकिन यहां समताप मंडल में उल्टा हो रहा है। समताप मंडल में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि दोस्तों ओजोन परत वहां क्या करती है? सूर्य के प्रकाश को रोक लेती है, वहां गर्मी बढ़ा देती है। ये एक कारण है दोस्तों। यहां कंफ्यूजन बच्चा को होता है, लेकिन जब कारण आप जानते रहेंगे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि वायुमंडल की किस परत की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक पाई जाती है? अभी हमने समताप मंडल क्या देखा दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हमने क्षोभ मंडल में आपको क्या बताया? हमने क्षोभ मंडल में मोटी मोटा आपको बताया कि 10 से 12 किलोमीटर पर ये क्षोभ मंडल आपको दिख जाएगा, ठीक है। एक चीज,
दूसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा समताप मंडल। समताप मंडल में मैंने आपको क्या समझाया, 50 किलोमीटर पे आप चले जाएंगे तो आपको ये समताप मंडल जो है मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप आगे बढ़ रहे हैं और आप 80 किलोमीटर पे चर्चा कर रहे हैं कि वायुमंडल में 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर अब क्या मिलने वाला है। तो ये दोनों के बाद अब मध्य मंडल मिलेगा। क्या मिलेगा? मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद क्या मिलेगा? आयन मंडल मिलेगा। और आयन मंडल के बाद क्या मिलेगा? बहिर्मंडल मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी का जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ये 80 किलोमीटर वाले के लिए क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। मध्य मंडल आपका जवाब हो जाएगा, जिसे मीजोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, मीजोस्फीयर इस मध्य मंडल के लिए शब्द यूज होता है। ठीक है, क्या? मीजोस्फीयर। ठीक है, ठीक है, मेसोस्फीयर शब्द यूज होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल करा, वायुमंडल की किस परत की ऊंचाई 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक होती है? देखिए अब दोस्तों एकदम बाहर लेके चला गया, करा 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई ये कहां होती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है आपके, अच्छा ये जो 500 से 600 दे दिया, ठीक है, ये 500 से 600 दे दिया, इसमें तो दो मंडल आ जाएगा। एक आप पढ़ते हैं आयनोस्फीयर और एक आप पढ़ते हैं थर्मोस्फीयर। अब यहां पे रुकिएगा, बच्चे को बहुत कंफ्यूजन है। 5 ही परत होती हैं। पहला क्षोभ मंडल जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, दूसरा समताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, तीसरा बीच में होता है, बीच वाली अंगुली है मध्य मंडल जिसे हम मीसोस्फीयर कहते हैं, आयन मंडल जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं, बहिर्मंडल जो एकदम बाहरी वाला होता है। सर ये आयन मंडल है तो ये बीच में जो हम ताप मंडल पढ़ते हैं ये कहां से आ जाता है? ताप मंडल या थर्मोस्फीयर। अब बच्चा सोचता है कि स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर एक ही है। रुकिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं वो चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं जहां आप गलतियां करते हैं। समताप मंडल अलग है, उसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वहां ओजोन परत पाई जाती है, उसको साइड कर दीजिए। थर्मोस्फीयर अलग है। थर्मोस्फीयर ये हिस्सा है आयनोस्फीयर का। जो अभी आप 500 से 600 किलोमीटर पढ़ रहे हैं ये आयन मंडल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यह किससे संबंधित है? यह आयन मंडल से संबंधित है। और आयन मंडल के लिए इंग्लिश में होता है आइनोस्फीयर। क्या होता है? आइनोस्फीयर। ठीक है, तो IONOSPH आइनोस्फीयर, PHE, ठीक है, आइनोस्फीयर। ठीक है, आइनोस्फीयर। ठीक है, ये हो जाएगा आयन मंडल। और इसी आयन मंडल के अंतर्गत लिखेगा इसी के अंतर्गत क्या आता है? थर्मोस्फीयर भी आता है। ठीक है, थर्मोस्फीयर भी आता है। ठीक है, जैसे ओजोन वाली लेयर समताप मंडल में आती थी, उसी तरह से थर्मोस्फीयर यहां पे है, ये आप याद रखेंगे। एक सवाल दीजिए इससे संबंधित, वायुमंडल की किस परत को उष्मा मंडल या थर्मोस्फीयर या ताप मंडल, इसे कहीं कहीं पे ताप मंडल भी लिखा होता है, तो ताप मंडल अलग है, समताप मंडल अलग है। समताप मंडल अलग है, ताप मंडल अलग है, इसको याद रखेंगे। ये आयन मंडल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यह आयन मंडल के अंतर्गत आता है। और उष्मा मंडल इसे क्यों कहा गया? अत्यधिक तापमान के कारण। ठीक है, अत्यधिक तापमान के कारण इसे क्या कहा गया दोस्तों? इसे ताप मंडल कहा गया है। ये आप याद रखेंगे। आगे बात समझ में? ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। करा वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेजती है? अगर वापस नहीं भेजती तो हम ये जो टेलीफोन वगैरह यूज करते हैं, इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, कभी जिंदगी में यूज नहीं कर पाते। अगर आयनोस्फीयर नहीं होता, ये परत नहीं होती और रेडियो तरंगों को इस परत से रिटर्न आने का मौका नहीं मिलता, कोई सैटेलाइट ही नहीं काम करता। अभी हम क्या करते हैं? मोबाइल डायल करते हैं नंबर किसी का और तुरंत उस सैटेलाइट से कनेक्ट होकर और जहां पे धरती पे दूसरा नंबर होता है वहां पर उसको इंडिकेशन मिल जाता है। ठीक है, और इन सब कार्यों में सेकंड भी नहीं लगता है, नैनो सेकंड में सारे काम हो जाते हैं। लेकिन होते किस कारण है? आयन मंडल से वो सिग्नल्स रिटर्न होते हैं। ये इसलिए दोस्तों रेडियो संचार संभव हो पाता है। अगर ये आयन मंडल नहीं होता तो क्या रेडियो संचार संभव हो पाता? कभी जिंदगी में नहीं हो पाता, ये आप याद रखेगा। और यह किस वजह से हो पाता है? यह इस आयन मंडल के वजह से हो पाता है। ठीक है, आयनोस्फीयर जो परत है वायुमंडल में, यह इस वजह से हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अब तक मैं आपको 7 विषय पढ़ा चुका हूं, विधिवत पढ़ा चुका हूं, कहीं कुछ बचा नहीं हो 7 विषय में, ठीक है। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर ना, इसी तरह से पूरा प्राचीन इतिहास, पूरा मध्यकालीन इतिहास, पूरा आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों मैंने आपको 150 लेक्चर में पढ़ाया। इसी तरह से पूरा संविधान 80 लेक्चर में, विश्व का भूगोल 100 लेक्चर में, भारत का भूगोल 125 लेक्चर में, पूरा भौतिक विज्ञान 50 लेक्चर में, ठीक है। केमिस्ट्री भी इसी के आसपास जाएगा 45-50, अब जितने पे भी चला जाए, ठीक है, देखा जाएगा। तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने कवर किया। तो यहां पे लिखा है 500 प्लस, जबकि आज की हमारी क्लास दोस्तों 522 नंबर पे हम चले आए, ठीक है। तो 500 प्लस ही हो गया। सवाल 15,000 प्लस, हम लोग तो 15,660 सवाल आज पूरे कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो आप साथ में रहिए और ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, हमें नई नई चीजें जानने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको खुद ही समझ में आएगा। चलिए सवाल देखिए, कर आसमान से पृथ्वी की ओर गिरने वाले जो उल्का पिंड होते हैं, जो मेटोर्स होते हैं, ये किस परत में आके जल जाते हैं जिससे पृथ्वी की उल्काओं आदि से रक्षा होती है। देखिए बहुत सारी क्षुद्र ग्रह या छोटे छोटे पत्थरों के पहाड़ या फिर कह सकते हैं उल्का पिंड, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी के निकट आ जाते हैं। पृथ्वी भाई किसी चीज को खींचती है, आप जान ही रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का गुण है। तो ऐसे में जो उल्का पिंड होते हैं वो भी पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। अब अगर उल्का पिंड आएंगे और धरती पे गिरेंगे, किसी की बिल्डिंग के ऊपर गिर जाएं, किसी शहर के ऊपर गिर जाएं, तो कितना विनाशकारी, भाई कहां से आ रहे हैं, कितने हजार किलोमीटर से आएंगे, उनकी रफ्तार कैसी होगी, वो तो पूरा नगर ध्वस्त कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्यों? आयनोस्फीयर में घर्षण की वजह से जल जाते हैं। मैंने आपको बताया कि आयनोस्फीयर जिसे हम उष्मा मंडल भी कहते हैं, वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जो आयन मंडल होता है, इसी आयन मंडल में क्या पाया जाता है? उष्मा मंडल है। इसी आयन मंडल में उष्मा मंडल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग थर्मोस्फीयर कहते हैं। यहां अत्यधिक तापमान होता है, ठीक है, तापमान बहुत ज्यादा होता है और यहीं पर आकर के ये उल्का पिंड क्या हो जाता है? घर्षण से जल जाता है, ठीक है। उल्का पिंड घर्षण से जल जाता है। ये आप याद रखेंगे, काम ही इसका खत्म हो जाए, नीचे आने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, कोई धरती पर आए और थोड़ा बहुत भी नुकसान कर पाए, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल है। कर वायुमंडल की किस परत की बाह्य सीमा अनिश्चित है? पता नहीं, अनंत उसको मान लिया गया है। ये बहिर्मंडल की बात हो रहा है, ठीक है। किसकी बात हो रहा है? ये बहिर्मंडल की बात हो रही है। इसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर, ठीक है, एक्सोस्फीयर इसे कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, बहिर्मंडल, ठीक है। इसकी सीमा नहीं बताई गई है, बस उसके बाहर चले जाए, फिर अंतरिक्ष आ गया, वहां तक इसकी सीमा का विस्तार माना जाता है। वायुमंडल की किस परत के बाद अंतरिक्ष का विस्तार है दोस्तों? वहीं से फिर अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाएगा इसी परत के बाद। तो याद रखेगा बहिर्मंडल, या तो बहिर्मंडल कहिए, कहीं कहीं पे बाह्य मंडल लिखा हुआ है, तो आप ये भी बोल सकते हैं बाह्य मंडल। चाहे बहिर्मंडल लिखिए चाहे बाह्य मंडल लिखिए, इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार स्टार्ट हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, कह रहा अब यहां से खतरनाक सवाल स्टार्ट हो रहा है, केमिस्ट्री वाला सवाल जो आपको परेशान करेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। बहुत आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन कब तक? जब तक आप समझेंगे तब तक, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो अपने आप यही कठिन बन जाएगा, ठीक है, और समझ में आ जाएगा तो आसान भी बन जाएगा। वायु में निलंबित मतलब क्या होता है? ठीक है, वायु में रहने वाले जो सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, निलंबित, जो कहीं जा नहीं पाते, तैरते रहते हैं स्वतंत्र अवस्था में। वायु में निलंबित रहने वाले सूक्ष्म विभाजित ठोस या द्रव कण, ठीक है। ये कैसे होते हैं दोस्तों? ये कण जो होते हैं ये द्रव अवस्था में भी हो सकते हैं, ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं। वायु में निलंबित रहने वाले ऐसे सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एरोसोल। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एरोसोल कहा जाता है। तो एरोसोल और कुछ नहीं है, याद रखेगा, ये अति सूक्ष्म कण है, ठीक है। यह अति सूक्ष्म कण है, ठीक है। और ये कण ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं, ये कण द्रव अवस्था में भी हो सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। और निलंबित मतलब वायु में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो ये आप पहला एरोसोल शब्द याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल, मुख्य वायुमंडल में निलंबित कण कौन कौन से हैं?
कुछ निलंबित कणों का उदाहरण दीजिए। हमने एरोसोल तो बता दिया, लेकिन कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए अभी जैसे मैंने आपसे कहा एरोसोल, ठीक है, अब आपकी समझ में नहीं आ रहा कि सर एरोसोल का मतलब सर क्या होता है, कैसे समझा जाए। चलो, एरोसोल का मतलब नहीं समझ में आता तो कालिख का मतलब समझ में आता है कि नहीं? कालिख मतलब करिखा, कालिख मतलब करिखा। हाँ सर, कहीं धुआं हुआ होता है, हम अपने घर में कपूर जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कहीं टायर जला दीजिए, कहीं जो है लकड़ी जला दीजिए, उपले जला दीजिए, तो धुआं निकलता है। वो धुआं जहां कहीं भी लगेगा वो काला हो जाता है। वो कालिख जो होता है, ये जो काला रंग दोस्तों, कालिख जो है, ये भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो होंगे। बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, ये भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना। बस यही एरोसोल है। ये जो कालिख है दोस्तों, यही एरोसोल है। सर ऐसे में तो जितने भी सर धूल के कण होते हैं, छोटे छोटे धूल के जो कण होते हैं, तब तो सर ये भी एरोसोल होंगे। बिल्कुल, ये भी एरोसोल होते हैं। इसका मतलब सर जो कोहरा पड़ता है, ये कोहरा भी एरोसोल होगा। बिल्कुल, यह कोहरा भी एरोसोल होता है। इसका मतलब जो बारिश की छोटी बूंदें होती हैं, बारिश की फुहार, जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ठीक है, जो बूंदें होती हैं, इसका मतलब ये बूंदें भी सर एरोसोल में आ सकती हैं। बिल्कुल, इन्हें भी आप, भाई यहां कहा गया ना कि सूक्ष्म विभाजित ठोस या द्रव दोनों रूप में हो सकते हैं, तो बूंदें भी दोस्तों यहां आती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये सब इसी का उदाहरण। बाकी कहने को अभी आगे फ्लाई ऐश बताऊंगा, मिस्ट बताऊंगा, धूम कोहरा बताऊंगा, ये सब बताऊंगा क्या क्या होता है, सुनते जाइए। अभी आपको एरोसोल समझ में आया कि नहीं? अगर मैंने कहीं एरोसोल बोला तो वो पहले समझिए कि एरोसोल माने क्या होता है, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा ठोस तथा द्रव के, ध्यान से सुनिएगा, ठोस तथा द्रव के वे सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं जिनमें धूल, धुआं, कोहरा, ठीक है, कोहरा आदि शामिल किया जाता है? इसी को तो एरोसोल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को तो एरोसोल कहते हैं। एक ही सवाल अलग अलग प्रकार से आपके सामने आ रहा है, अंतर कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं अंतर है। हमने आपको पीछे बताया एरोसोल ठोस रूप में हो सकता है, द्रव रूप में हो सकता है, धूल धुआं, अरे धुआं ही तो कालिख था, धूल धुआं कोहरा। अच्छा सर एक बात बताइए, पेपर में हमेशा न्यूज चलता रहता है कि दिल्ली में जो है धुंध आ गया, वो धुंध सर यही वाला धुंध है, वो भी एरोसोल है। धुंध जब आ जाता है तो क्लियरिटी नहीं दिखती है, चीजें हमें साफ नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में पार्टिकुलर मैटर होता, पीएम, पार्टिकुलर मैटर बोलते हैं, पार्टिकुलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। जब वो 2.5 mm से दोस्तों छोटे हो जाते हैं, वो बड़े विनाशकारी हो जाते हैं। सर इससे हमको क्या नुकसान है? नुकसान है, हम सांस लेते हैं ना। अब मान लो कहीं ऐसी जगह पे आप चले गए जहां पे धुंध है, जहां पे धुआं है, और वहां सांस लोगे तो नाक या मुंह से वो छोटे छोटे कण हमारे फेफड़े तक जाएंगे कि नहीं? जब कपूर जलाने से मंदिर का दीवार खराब हो सकता है, धुआं दीवार पे चिपक सकता है, तो हमारे फेफड़े के अंदर नहीं चिपकेगा क्या? चिपकेगा सर, प्रॉब्लम तो करेगा ना। बस उस प्रॉब्लम से आप संबंध रखिए कि हाँ ये चीजें हैं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, एरोसोल अच्छे से आपके दिमाग में घुस रहा होगा। आगे सुनिएगा, ईंधन के सूक्ष्म कण क्या दिया? कर ईंधन, ईंधन के सूक्ष्म कण जैसे कोयले से उत्पन्न गैसें, जैसे कोयले से उत्पन्न गैसें, इन गैसों को दोस्तों क्या कहा जाता है? ठीक है, इन्हें गैसें क्या? कोयले से उत्पन्न राख कहिए, ठीक है, गैस मत कहिए। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इन्हीं राख को फ्लाई ऐश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लाई ऐश कहा जाता है। ऐसे समझिएगा दोस्तों, आपने बिजली बढ़ाने वाले बड़े बड़े कारखानों को देखा होगा या कभी सुना होगा कि भाई कोयले से बिजली बनती है, तो कोयले जलाए जाते होंगे, बिजली बन रही होगी। कोयले जलने के बाद राख बचता होगा। आप समझो ठंडी के महीनों में हम और आप क्या करते हैं? अपने घर में सेकाई करते हैं। अब तो हीटर आ गया है, हीटर का जमाना जब पहले नहीं था तो गोहरी, गोईठा, लकड़ी, कोयला, इन सबको जला करके हाथ पैर सेके जाते थे। ठीक है, उसके बाद उसका कुछ डस्ट उसमें बच जाता था, उसको कहीं एक जगह घूर के रूप में ले जाके रख देते थे। जो बड़ी बड़ी कंपनियां बिजली बना रही हैं, करोड़ों लाखों टन कोयला जला रही हैं, उनके पास कितना राख होगा? कल्पना करो कितना राख होगा। ऐसे लगेगा राख का पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, राख का इतना पहाड़। क्या करेंगे वो राख सब? उस राख का क्या यूज है?
बीच में बड़ा बवाल हुआ। ये फ्लाई ऐश बहुत नुकसानदायक भी, छोटे छोटे धूल के कण। वहां जो मजदूर होते हैं जो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं ना, KGF की टाइप का, ठीक है, फेफड़ा बड़ा खराब हो जाता है उनका, लंग्स फेल, जा 2-4-5 साल काम किया उसी में खत्म। तो वहां के जो मजदूर होते हैं वो बाकायदा क्या भाई, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स फेफड़े तक ना जाए इस वजह से अपने चेहरे को ढक के रहते हैं, ठीक है। अब ढकने के लिए अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े से बांध लिया, मास्क लगा लिया, जैसे भी जिसको करना है, बचाव करना ये समझिएगा। मुद्दे की बात है फ्लाई ऐश का क्या किया जाए। तो बीच में सरकार ने एक नियम निकाला कि फ्लाई ऐश को एक काम करते हैं, जहां पुल वगैरह बनता है, सड़क वगैरह जहां बनती है, वहां ऊंचा ऊंचा करना पड़ता है, सड़क का लेवल ऊंचा करना पड़ता है, और लेवल ऊंचा करने के लिए नीचे पाटना पड़ता है, वहां हम इसका यूज कर लेंगे। फ्लाई ऐश का यूज कहां किया जाने लगा दोस्तों, इसका उपयोग सरकार ने सुझाया। सरकार ने क्या, लोगों ने सरकार को बताया, फिर सरकार ने हम लोगों को बताया, ठीक है। तो याद रखिएगा, सड़कों या ब्रिज को बनाने में, ठीक है, सड़कों या ब्रिज को बनाने में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया गया। उनकी ऊंचाई बढ़ा दी गई उससे, ठीक है। जैसे कहीं ब्रिज वगैरह बनता है तो शुरुआती जहां से उठता है ब्रिज, वहां तो उसको उसके नीचे ठोस डालना पड़ता है ना, क्या डाला जाए, यही डाल दिया गया। ये फ्लाई ऐश जो था ये बड़ी बड़ी कंपनियों से मंगाकर यहाँ क्या कर दिया, डंप कर दिया गया, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर वायु से निलंबित सूक्ष्म जलकण, ठीक है, सुनिएगा, वायु से निलंबित पृथ्वी की सतह पर वायु से निलंबित जो सूक्ष्म जल कण होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। जब यही जल कण हमारे सामने आते हैं ठंडी के महीनों में, हम कहते हैं फॉग, क्या कहते हैं, कोहरा या फॉग। इसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जल कणों को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोहरा, हम क्या कहते हैं, कोहरा या फॉग कहते हैं। फॉग कब होता है दोस्तों, ये जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप बनता है, ठीक है, लिखिएगा, जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित, ठीक है, ये जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित होता है कोहरा। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा कोहरा अधिकतर किस मौसम में दोस्तों नजर आता है, यही सब पूछना रह गया, बेइज्जती कराओगे क्या, ठीक है, सर्दियों में, ठीक है, सर्दियों में दोस्तों ये नजर आता है कोहरा। गर्मी में कोहरा थोड़े पड़ता है, सर्दियों में कोहरा पड़ता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा वाष्प के संघनन द्वारा उत्पन्न ठोस के सूक्ष्म कणों से, ध्यान दीजिएगा, ठोस के सूक्ष्म कणों से बनने वाले निलंबित कण जब ये द्रव से बन रहे थे, तब कोहरा कहलाते थे। ध्यान दीजिएगा, जब द्रव से बन रहे थे तब हमने इसी को क्या कहा, तब हमने इसी को कोहरा कहा, ठीक है, कोहरा कहा। कोहरा को इंग्लिश में फॉग कहा, ठीक है। अब जब ये ठोस से बन रहे हैं तब हम इन्हें क्या कहते हैं, तब हम इन्हें धुआं कहते हैं, चाहे धुआं कहिए चाहे धुंध कहिए, क्या कहिए, जब ये ठोस से निर्मित होते हैं तब इसे हम धुआं या धुंध कहते हैं। इसे इंग्लिश में फ्यूम्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फ्यूम्स, ठीक है, फ्यूम्स कहा जाता है। ये दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जा रही है, करा उसके फलस्वरूप वायु में द्रवित कणों के निलंबन को दोस्तों क्या कहते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब द्रवित कण होते हैं दोस्तों तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम मिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, तब उसे हम मिस्ट कहते हैं, मिस्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मिस्ट के लिए कंडीशन है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही यह मिस्ट बन के तैयार होता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दहन की क्रिया हो रही, क्या हो रही दोस्तों, दहन की क्रिया यानी कुछ जल रहा है, तो दोस्तों जलना जो होता है यही तो मिस्ट है, यही क्या है, मिस्ट है। तो जलने से निकलने वाला जो धुआं है, जो जलने से निकलने वाला जो कालिक है, जो धुआं है, यही तो मिस्ट है। ये रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप हो रहा है। आप आग ना लगाओ, आप टायर ना जलाओ, कालिक नहीं निकलेगी, आप लकड़ी न जलाओ, कोयला न जलाओ, कालिक नहीं निकलेगी, धुआं नहीं निकलेगा, मिस्ट नहीं होगा। जब रिएक्शन होता तब दोस्तों ऐसा होता है। तो ये आप याद रखेंगे, कर धुएं तथा कोहरे का सम्मिलित रूप, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं धूम कोहरा, क्या कहते हैं, क्योंकि धुआं कोहरा दोनों है इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं,
धूम कोहरा कहते हैं। धुएं एवं कोहरे का सम्मिलित रूप जिसमें कुछ विषैली गैसें भी होती हैं, इन्हें हम धूम कोहरा कहते हैं। अब इसका नाम बदल जाता है, अब हम फॉग से स्मॉग पे आ जाते हैं। ठीक है, फॉग माने सिर्फ धुंध होता है। फॉग जो होता है वो कोहरे, सॉरी फॉग हम कोहरे को कहते हैं, लेकिन धूम कोहरा दोस्तों, धूम मतलब धूम्र, धूम मतलब धूम्र हो जाता, धूम्र मतलब धुआं हो जाता है। ठीक है, तो धूम्र कोहरा यानी स्मॉग हो जाता है। और ये कब होता है? शहरी क्षेत्रों में जब गाड़ियों से धुएं वगैरह निकलते हैं या जीवाश्म ईंधनों के फलस्वरूप जो धुएं वगैरह निकलते हैं, ठीक है, जैसे कोयला पेट्रोल दहन हो जाए, लिखिएगा शहरी क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला पेट्रोल के दहन के फलस्वरूप, ठीक है, दहन के फलस्वरूप शहरों में देखिए खूब गाड़ियां चल रही हैं। दिल्ली वगैरह में क्या होता है, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है वो धुआं पोल्यूशन ही तो फैलाएगा, एक तरह से वायु प्रदूषण है। और इसमें बहुत सारी जहरीली गैसें भी होती हैं, यह भी दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कुछ नया सवाल मिला ना, और मिलेगा। करा निलंबित कणों का कौन सा रूप पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है, कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है और वायु में धुंधलापन पैदा कर देता है, हमें चीजें साफ नहीं दिखाई देती, वो यही धूम कोहरा तो है। ठीक है, वो यही धूम कोहरा है जिसे हमने अभी स्मॉग बताया था। क्या बताया था? स्मॉग। ठीक है, स्मॉग। ठीक है, धूम कोहरा धुएं और कोहरा का सम्मिलित रूप है। ठीक है, यह याद रखेगा, धुएं प्लस कोहरे का सम्मिलित रूप है। ठीक है, सम्मिलित रूप है, ये आप याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि निलंबित कणों का कौन सा रूप अस्थमा, अस्थमा एक फेफड़े संबंधित रोग है, नाक, आंख और गले में जलन पैदा कर देता है, अनेक बीमारियां पैदा करता है। ये कौन दोस्तों? यही धूम कोहरा। ठीक है, यही धूम कोहरा जो है दोस्तों, यही जो स्मॉग है जो दिल्ली में पाया जाता है। ठीक है, खासकर वहीं पे दोस्तों होता है। और इसमें होता क्या है याद रखेगा, 2.5 mm, ठीक है, mm से छोटे कण, ठीक है, छोटे कण हवा में तैरते रहते हैं। ठीक है, हवा में तैरते रहते हैं और ये बड़े खतरनाक होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में चले जाते हैं और अस्थमा जैसे रोग पैदा करते हैं, जलन होता है गले में, नाक और आंख में जलन हो सकता है इनसे, तो इसको याद रखेंगे। एक बड़ा अच्छा सा सवाल मुझे आज मिला, मैंने इसके बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा। निलंबित कणों का कौन सा रूप पौधों की वृद्धि और विकास पर बुरा असर डालता है? ठीक है, पौधों की वृद्धि और विकास पर क्या करता दोस्तों? यह बुरा असर डालता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? जब मैंने उत्तर पढ़ा तो उत्तर था धूम कोहरा। मैंने सोचा चलो अगर इन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल को इंसान सांस ले रहा है तो अंदर चले जा रहे हैं, तो हमारा फेफड़ा नुकसान कर रहा है। पौधे तो सांस लेते नहीं है, पौधों को क्या नुकसान हो रहा है? फिर मुझे इसका उत्तर कुछ पच नहीं रहा था। भाई उत्तर मिलना, और मेरी आदत है मैं रटता नहीं हूं, ना मैं रटता हूं ना मैं अपने बच्चों को रटाने का प्रयास करता हूं। तो जब मेरे सवाल ये सामने आया तो मैं संतुष्ट नहीं हुआ इस सवाल से। पहले सोचा सवाल हटा दूं, फिर सोचा हटा दूंगा, कल को एग्जाम में आ गया तो मैंने कहा यार उत्तर ढूंढते हैं। तो गूगल करो ना, बड़ा परेशानी होती, सही उत्तर भी नहीं मिलता। दूसरी बड़ी समस्या, मैं पूछूं किससे? मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं, मैं किससे पूछूं? आप तो मेरे से पूछ लोगे, मैं किससे पूछूं? ये भी बड़ी समस्या। जिससे पूछूंगा वो बताने लायक होगा नहीं होगा, समझा पाएगा नहीं समझा पाएगा, अलग समस्या। तो अगर मेरे मन में कोई सवाल खटक गया तो जब तक मैं उसका उत्तर नहीं ढूंढ लेता तब तक पचता नहीं है पेट में कुछ। ठीक है, लगा उत्तर ढूंढने, मिला उत्तर, बड़ा प्यारा सा उत्तर मिला। और उत्तर लिखा हुआ नहीं मिला, उत्तर मैंने बनाया। लिखा कुछ और था, समझ में कुछ और। ऐसे ऐसे इसका कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? सुनो मैं बता रहा हूं। जो छोटे छोटे कण होते हैं, जब ये आसमान में तैर सकते हैं, धुंध पैदा कर सकते हैं, सांस लेने पर ये व्यक्ति के फेफड़े में जा सकते हैं, तो क्या ये पेड़ पौधों की पत्तियों पे बैठ नहीं सकते हैं? बताओ मुझे।
ये छोटे कण लिखिएगा, ये छोटे कण, ये छोटे छोटे कण जब पौधों की पत्तियों पर, जब पौधों की पत्तियों पर बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, अब पौधों की पत्तियों पर ढेर सारे छोटे छोटे कण बैठ गए। अब सुबह हुआ, पत्ती को खाना बनाना है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों को मिल नहीं रहा है। हम तो नहा धो लेते हैं, पेड़ पौधे थोड़े नहाते हैं। बारिश होगा जब होगा तब ना होगा, रोज तो बारिश होता नहीं है। अब उन पत्तियों पर दोस्तों ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उस सूर्य का प्रकाश उन पार्टिकल्स पर पहले पड़ता है, बाद में पत्तियों पर जाता है। अगर पूरी तरह से गंदगी से वो ढके हुए हैं तो पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाती। हाँ, जब पत्ती अपना भोजन नहीं बना पाएगी तो पेड़ पौधे का विकास क्या होगा जी? वृक्ष अपना भोजन नहीं बना पाएगा तो विकास कैसे होगा, आप ही बता दो। ठीक है, तो अतः सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता और प्रकाश संश्लेषण धीमा होता है। और जब धीमा होता है तो क्या होगा दोस्तों, तब क्या होगा, पौधे कहां से वृद्धि करेंगे? हाँ सर, ये बात तो सही है। सेटिस्फाई हो आप या नहीं हो, केवल मुझे ये बता दो। सेटिस्फाई हो तो मैं आपको भरोसा दिला दूं, ये हमारा फ्री वाला कार्यक्रम है। यहाँ के लिए जब मैं इतना शोध कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, हम अपने पेड कोर्स में कितना मेहनत करते हैं, ये कल्पना कीजिए। मैं आपको कदम कदम पे बताता हूँ कि एग्जामिनर ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, ये पूछ सकता है, वो पूछ सकता है। जब हमारे पेड कोर्स में आएंगे ना, वहाँ और विस्तार से चर्चा होती है, बहुत विस्तार से। विश्वास करो, संपूर्ण हिस्ट्री जो हमारी चल रही है ना क्लास, ठीक है, आप कल्पना नहीं करोगे, मैंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास दोस्तों 140 लेक्चर लिया हूँ। कितना? 140 लेक्चर में सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास। जो कोचिंग आपको बैच बेच रहा होगा, एक बार पूछना उससे, इतिहास कितने लेक्चर में पढ़ाया है, कहेगा 40 लेक्चर में पूरा इतिहास पढ़ाया हूँ। यहाँ 140 लेक्चर में खाली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया गया है। 140 लेक्चर, एंशिएंट की छोड़ दो, 100 लेक्चर वो भी है, मिडावल 100 लेक्चर वो भी है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि क्वालिटी कंटेंट की चीजें मिल रही हैं। तो एक बार आप आओ, पढ़ो मेरे साथ, इतना विधिवत आप पढ़ा दूंगा ना, इतना चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ना। कल को आपको मेंस आंसर राइटिंग भी करना होगा ना ISPCS के लिए, तो कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा, आपका स्तर इतना ऊंचा हो चुका होगा। आप डेमो लेकर देखो ना, मैं तारीफ के पुल नहीं बांध रहा हूँ, आप डेमो लेकर देखो। कैसे डेमो लेना है, ये हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लो स्टडी 91 ऑफिशियल प्ले स्टोर से। सारी क्लास इसी पे चलती, अपने आप को रजिस्टर्ड करो, कोर्स में जाओ, डेमो देख लो, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की कोई सुविधा है, कुछ पूछना है तो आप संपर्क कर लीजिए, टीम से हमारी बात हो जाएगी। कॉल नहीं लग पा रहा है, नहीं उठ पा रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, रिप्लाई आपको मिलेगा समय से, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।